फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉडर्न 24/7। आप लोगों के लिए मैंने बीएनएस के महत्वपूर्ण सेक्शन के लिए वीडियो बनाई थी, जो कि एक आ चुकी है और ये आपका जो फाइनल है। ठीक है, 178 सेक्शंस मैंने ख़त्म किया था आपका लास्ट वीडियो में। ठीक है, इतना ही आपका करीब मान के चलिए 60 to 65 सेक्शंस और हैं जो कि एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। ठीक है, आपके सेक्शंस तो 358 हैं, लेकिन सारे सेक्शन नहीं पढ़ना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो मैंने इसमें कवर कराए हैं, इनको आप ज़रूर देखिएगा। इनसे कहीं भी बाहर से नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इन्हीं से ही पूछा जाएगा। और सेक्शन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो सेक्शन मैं करा रहा हूँ यही आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका 178 तो मैंने करा दिया था। अब देखिए लास्ट वीडियो, ठीक है, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी। इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा, उसका जो पेपर होगा, उसका एनालिसिस कराया जाएगा। धारा 186 कहती है प्रोहिबिशन ऑफ फिक्टिशियस स्टाम्प्स, फर्जी या काल्पनिक डाक टिकट बनाने, बेचने, उपयोग करने को प्रतिबंधित करती है यह धारा। इसके तहत कोई भी सरकारी डाक टिकट की नकल, जाली टिकट का ठीक है क्या है, सरकारी डाक टिकट की नकल, जाली टिकट का प्रयोग या बनाने के उपकरण रखने पर, मशीनें वगैरह रख लेते हैं ना बनाने के लिए, प्रिंटर वगैरह या कोई भी उपकरण रखने पर 200 रुपये तक के जुर्माने के प्रावधान है। ठीक है, यानी कि कोई जाली टिकट या सरकारी डाक टिकट बनाने के लिए मशीन या उपकरण रखने पर 200 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। किसमें? धारा 186 में। धारा 189 है विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली से संबंधित है। इसके अनुसार पाँच व्यक्ति हों या उससे अधिक लोगों का कोई भी समूह जो किसी कानून का विरोध, आपराधिक बल या दंगा करने के सामान्य उद्देश्य से इकट्ठा होता है और और जबकि वह जो इकट्ठा होते हैं उसे अवैध सभा माना जाता है। ठीक है, इसमें शामिल होना, आदेश के बाद न हटना या हथियार लेकर शामिल होना दंडनीय अपराध है। तो 189 है आपका विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली से संबंधित। इसमें जो व्यक्तियों की संख्या होगी 5 होगी या 5 से ज़्यादा होगी। कम से कम पूछे तो 5, अधिक तो 5 से ज़्यादा होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है 191 बलवा को राइट कहते हैं। ठीक है, 191 बलवा के अपराध से संबंधित है। यह कानून कहता है कि जब कोई गैर कानूनी सभा यानी कि अनलॉफुल असेंबली हो रही है, जो कि 189 में दी गई है, जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, या उसका कोई सदस्य समूह के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब उसमें बल या हिंसा का उपयोग करता है, सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए बल और हिंसा का उपयोग करता है, तो उस सभा का हर सदस्य बलवा का दोषी माना जाएगा। ठीक है, माना जाता है। नेक्स्ट है 193 उस भूमि के स्वामी यानी ऑनर और अधिभोगी यानी ऑक्यूपायर या मैनेजर की जिम्मेदारी से संबंधित है जिस पर गैर कानूनी सभा या दंगा होता है। ठीक है, उस भूमि के स्वामी से जिसकी भूमि पर कोई गैर कानूनी सभा हो रही है और उसके तहत कोई दंगा हो रहा है। ठीक है, तो दृष्टांत देख लेते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास एक खाली ज़मीन का टुकड़ा है। उससे पता चलता है कि कुछ लोग उसकी ज़मीन पर रात में जमा होकर आसपास के मोहल्ले में दंगा करने की योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि आपके फ़ायदे के लिए ही है। इस बात की सूचना पुलिस को नहीं देता है और न ही उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है। तो क्या होगा इसका परिणाम? इसका परिणाम ये होगा, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 193 के तहत दंगा रोकने के लिए सूचना देने या कानूनी उपाय करने में विफल रहा है, इसलिए आप पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 194 है दंगा से संबंधित। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर, इसमें कितने? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़कर सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो वो दंगा करते हैं। ठीक है, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, 2 से अधिक व्यक्ति। ठीक है, कम से कम पूछे तो 2 व्यक्ति। ठीक है, कम से कम इसमें पूछे तो 2 व्यक्ति में दंगा होता है। धारा 199 लोक सेवकों से संबंधित है, यानी लोक सेवकों द्वारा कानून के निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना करने से संबंधित है। धारा 199 इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, दृष्टांत। मान लीजिए एक पुलिस अधिकारी है, वह नाम का एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन में एक गंभीर संज्ञेय अपराध जैसे बलात्कार या गंभीर चोट की शिकायत लेकर आता है। कानून बीएनएसएस सेक्शन 174 के अनुसार पुलिस अधिकारी के लिए इस जानकारी को रिकॉर्ड करना यानी कि एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है।
BNSS अपने जो थर्ड सेमेस्टर उसमें पढ़ेंगे उसके, ठीक है। जो FIR होती है इस धारा के अंतर्गत, तो उस FIR को करना अनिवार्य है पुलिस के द्वारा। लेकिन जो पुलिस अधिकारी है जानबूझकर उस सूचना को रिकॉर्ड करने से मना कर देता है या लापरवाही करता है ताकि अपराधी को बचाया जा सके या शिकायतकर्ता को परेशान किया जा सके। परिणाम क्या होगा? यहाँ पुलिस अधिकारी ने BNS की धारा 199 खंड C के तहत अपराध किया है। वह कानूनी निर्देश की अवहेलना करने का दोषी है और उसे कम से कम 6 महीना 2 साल की सजा की 2 साल तक की जेल हो सकती है। नेक्स्ट है 213 लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट द्वारा कानूनी रूप से आवश्यक होने पर शपथ या ओथ या प्रतिज्ञान अफर्मेशन लेने से इनकार करने को दंडनीय बनाती है। यह कानून प्रक्रिया में सही गुना करने पर 6 महीने तक की साधारण कैद, 5 तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान करता है। धारा 217 है लोक सेवक को जानबूझकर झूठी जानकारी देने से संबंधित है। कोई लोक सेवक है, कोई पुलिस वाले मान लीजिए कि उसको झूठी जानकारी दे रहे हैं तो उससे संबंधित है, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने, परेशान करना हो। इसके तहत दोषी को 1 साल तक की कैद, 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यानी लोक सेवक को झूठी जानकारी कोई देगा जिससे कि जिस व्यक्ति के बारे में जो जानकारी दी जा रही है उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना या परेशान करना हो, तो इसके तहत दोषी को 1 साल की कैद होगी और 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 227 है मिथ्या साक्ष्य देना, गिविंग फॉल्स एविडेंस से संबंधित है। यह धारा उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो कानूनी रूप से सच बोलने के लिए बात है लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं। धारा 227 है, देखिए 227 में मिथ्या साक्ष्य देना है, 228 में है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। ठीक है, यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो जानबूझ कर झूठी परिस्थितियाँ बनाते हैं या झूठे दस्तावेज तैयार करते हैं ताकि किसी न्यायिक कार्रवाई में उनका उपयोग किया जा सके। अब उदाहरण देख लीजिए, इसके उदाहरण है। उदाहरण नंबर 1, झूठा दस्तावेज। आने बागी बक्से में गहने इस इरादे से रख दिए कि वे वहाँ पाए जाएं और वहाँ पर जो चोरी का जो है झूठा इल्ज़ाम लगे। आने झूठे साक्ष्य गढ़े हैं। उदाहरण 2 देख लीजिए, झूठी प्रविष्टि को लेके है। अपनी दुकान की बही यानी अकाउंट बुक में बही खाते में एक ऐसी प्रविष्टि करता है जो वास्तव में हुई ही नहीं ताकि वह उसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश कर सके। यह धारा 228 के तहत अपराध है, यानी उसने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। 229 में झूठे साक्ष्य, फॉल्स एविडेंस के देने या करने के लिए दंड। ठीक है, जो मिथ्या साक्ष्य गढ़े हैं या दिए उसके लिए दंड दिया है 229 में, धारा 229 में। यह धारा न्यायिक कार्रवाई की पवित्रता बनाए रखने के लिए दोषी पाए जाने पर 7 साल की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। अपराध गैर संज्ञेय है। नेक्स्ट है धारा 239, उन व्यक्तियों से संबंधित है जो कानूनन किसी अपराध की जानकारी देने के लिए बाध्य हैं लेकिन जानबूझकर उस जानकारी को छिपाते हैं या जानकारी देते नहीं हैं। एक उदाहरण देख लीजिए, मान लीजिए एक गांव में आ नाम का व्यक्ति है जो गांव का सरपंच चौकीदार है। वह देखता है कि बा ने शाह की हत्या कर दी है। चूँकि सरपंच चौकीदार होने के नाते उस पर कानूनन अपराध की रिपोर्ट करने की बाध्यता है, लेकिन वह बा के डर से जान पहचान के कारण पुलिस को इस हत्या की जानकारी नहीं देता। ठीक है, तो इस पर कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी? तो यहाँ सरपंच चौकीदार ने अब BNS की धारा 239 के तहत अपराध किया है क्योंकि उसने जानबूझकर उस अपराध की सूचना देने में चूक की जिसे बताने के लिए वो कानूनी रूप से बाध्य था। उसे 6 महीने तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट धारा 241, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने से रोकने के लिए देखिए धारा 241 है, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने से रोकने के लिए दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नष्ट करने या छिपाने से संबंधित है। ठीक है, कोई साक्ष्य देना है, प्रस्तुत किए जाना है, उससे पहले क्या है उसे रोक दिया गया या जो दस्तावेज है उसको रोक दिया गया या उसे जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको नष्ट कर दिया गया या छिपा दिया गया। ठीक है, इससे संबंधित है। यह प्रावधान साक्ष्य मिटाने की मंशा से किए गए कार्यों को अपराध मानता है जिसके लिए 3 साल तक की कैद या जुर्माना ये दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है धारा 246, न्यायालय में बेईमानी से झूठा दावा, डिसऑनेस्टली मेकिंग अ फॉल्स क्लेम इन कोर्ट करने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति कपटपूर्ण इरादे से किसी को नुकसान पहुंचाने या परेशान करने के उद्देश्य से अदालत में ऐसा दावा करता है जो उसे पता है कि झूठा है, तो वह इस धारा के तहत क्या होगा? अपराधी होगा। धारा 248 है, धारा 248 के तहत किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसके खिलाफ झूठा आपराधिक आरोप लगाना या कार्रवाई शुरू क्षति करने के उद्देश्य से करना अपराध है। ठीक है, क्या है? झूठा। ठीक है, किसी व्यक्ति को क्या है कोई झूठा आपराधिक आरोप लगा रहा है। ठीक है, क्षति करने के उद्देश्य से कि उसको क्षति हो उससे,
तो ये क्या होगा, अपराध होगा, भले ही आप जानते हो कि कोई कानूनी आधार नहीं है। इसके लिए क्या 5 साल की सज़ा या जुर्माना हो सकता है। यह एक जमानती और असंज्ञेय अपराध है, नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस है। धारा 249 देख लेते हैं। धारा 249 अपराधी को शरण या संश्रय देने या छिपाने, हार्बरिंग ऑफेंडर से संबंधित है। कोई अपराधी है, उसको आप शरण दे रहे हैं, छिपाने अपने घर में या कहीं भी उसको छिपाने की जगह दे रहे हैं, छिपने की जगह दे रहे हैं, ठीक है। शरण या संश्रय देने या छिपाने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति कानून से बचाने के आशय से किसी अपराधी को आश्रय, भोजन या छिपने की जगह देता है तो इस धारा के तहत दोषी होगा। धारा 254 है, डाकुओं या लुटेरों को शरण देने से संबंधित है। देखिए 249 में क्या, अपराधी को शरण, 254 में क्या है, डाकुओं या लुटेरों को शरण देने से। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो जानबूझकर लुटेरों को आश्रय देते हैं। 257 है, न्यायिक कार्रवाई में लोक सेवकों द्वारा कानून के विपरीत भ्रष्ट या दुर्भावनापूर्ण तरीके से रिपोर्ट या आदेश देने से संबंधित है। 257 क्या कहती है कि न्यायिक कार्रवाई में लोक सेवकों द्वारा कानून के विपरीत भ्रष्ट या दुर्भावनापूर्ण तरीके से रिपोर्ट या आदेश देने से संबंधित है। दृष्टांत देख लेते हैं। रवि एक जिला न्यायालय में न्यायाधीश हैं। एक उच्च प्रोफाइल आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान रवि को आरोपियों में से एक से बहुत अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, यानी रिश्वत मिल जाती है फैसला देने के बदले में। तथ्य क्या है, सबूत स्पष्ट रूप से आरोपी की दोष सिद्धि की ओर इशारा करते हैं, ठीक है। तथ्य जबकि ऐसे फैक्ट हैं कि वो एक बेगुनाह है और न्यायाधीश ने क्या किया, पैसे ले लिए और फैसला दे दिया है, उसके विपरीत उसको सज़ा हो गई है। अब कार्य क्या है, इसे कार्य देखिए, रवि जानबूझकर कानून के खिलाफ जाकर आरोपी को निर्दोष घोषित कर देता है। परिणाम क्या होगा, चूंकि रवि ने भ्रष्ट मंशा से कानून के विरुद्ध निर्णय दिया है, रवि ने इसकी धारा 257 के तहत दोषी होगा, उसे 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। सज़ा और प्रकृति, सज़ा की प्रकृति क्या होगा, 7 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों। प्रकृति कैसी रहेगी, यह एक गैर संज्ञेय नॉन कॉन्जिबल और जमानती बेलेबल अपराध है जिस पर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की जा सकती है। धारा 270 है, लोक उपताप या पब्लिक न्यूसेंस को परिभाषित करती है। इसके अनुसार जो कोई भी ऐसा कार्य करता है या अवैध चूक, इलीगल ओमिशन करता है जिससे आम जनता, आसपास रहने वालों या संपत्ति पर कब्जा रखने वालों को सामान्य क्षति, खतरा या असुविधा होती है तो यह लोक उपताप का दोषी है। एग्जाम्पल देख लीजिए, पर्यावरण प्रदूषण, यह भी एक लोक उपताप है। एक फैक्ट्री का मालिक अपना रासायनिक कचरा सही तरीके से निपटाने के बजाय पास की नदी में डाल देता है जिससे पानी दूषित हो जाता है और गाँव वालों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा होता है। अब क्या है, रास्ता रोकना। एक दुकानदार अपने सामान को सार्वजनिक फुटपाथ पर रख देता है जिससे पैदल चलने वालों के लिए रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण, रात में आवासीय क्षेत्र में बिना अनुमति के तेज आवाज़ में संगीत बजाना जिससे लोगों की नींद और स्वास्थ्य पर असर पड़े, ठीक है, ये भी क्या है, लोक उपताप है। नेक्स्ट धारा 271, जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण को लापरवाही से फैलाने से संबंधित है। ये कानून सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। रवि को पता है कि वह एक बहुत ही संक्रामक और खतरनाक बीमारी से ग्रस्त है। डॉक्टर ने उसे घर में अकेले रहने यानी क्वारंटाइन की सलाह दी है, लेकिन रवि इन निर्देशों को अनदेखा करके सार्वजनिक पार्क में घूमने जाता है, भीड़ भाड़ वाले मेट्रो में यात्रा करता है, दूसरों से हाथ मिलाता है। तो इसके परिणाम क्या होंगे, रवि BNS की धारा 271 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है, भले ही किसी और को वास्तव में बीमारी हुई हो या नहीं। सिर्फ संक्रमण फैलने की संभावना ही इस धारा के तहत अपराध के लिए काफ़ी है। मान लीजिए किसी को कोरोना है, जैसे कोरोना का ही बात ले लीजिए, उसको कोरोना के लक्षण हैं और वो घूमने निकल जाता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको कोरोना हो, लेकिन उसको कोरोना था और संक्रमण फैलने की संभावना है, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल ले लीजिए, एक ये भी एग्जाम्पल हो गया। तो वो क्या है, वो अपराध, इस धारा के तहत अपराध के लिए दोषी होगा। नेक्स्ट है 279, धारा 279 279 सार्वजनिक झरने, जलाशय जैसे तालाब हो गया, कुआं हो गया, के पानी को जानबूझकर क्या दूषित करना या गंदा करने से संबंधित है। जो कोई भी सार्वजनिक पानी के स्रोत को इस तरह गंदा करता है कि वह पीने या नहाने योग्य न रहे, 6 महीने की कैद है, 5,000 का जुर्माना या दोनों होंगे। धारा 281, लोकमार्ग, सार्वजनिक सड़कों पर लापरवाही या तेज गति से वाहन चलाने से संबंधित है। यह किसी भी व्यक्ति को ऐसी खतरनाक ड्राइविंग के लिए दंडित करती है जिससे दूसरों के जीवन को खतरा हो या किसी को चोट लगने की संभावना हो। इसके तहत क्या है, 6 महीने की जेल है और 1,000 से लेकर 5,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 290 है, इमारतों को गिराने
मरम्मत करने या निर्माण करने के संबंध में लापरवाही पूर्ण आचरण से संबंधित है। यह धारा मुख्य रूप से सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। दृष्टांत देख लेते हैं। मान लीजिए आनाम का एक बिल्डर एक घनी आबादी वाले इलाके में पुरानी इमारत को गिरा रहा है। वह इमारत को गिराने से पहले उसके आसपास सुरक्षा बाड़ बैरिकेडिंग नहीं लगाता है और ना ही लोगों को चेतावनी देता है इस बात की। उसके इस लापरवाही पूर्ण आचरण के कारण दीवार का एक हिस्सा क्या है, गिर जाता है, अचानक गिर जाता है और नीचे से गुजर रहे राहगीरों को गंभीर चोट लग जाती है। इस मामले में आने आवश्यक सावधानी नहीं बरती, इसलिए वह बीएनएस की धारा 290 के तहत अपराध का दोषी होगा। धारा 294 अश्लील सामग्री, जैसे कि पुस्तकों, चित्रों, डिजिटल सामग्री, ठीक है, कोई गंदी वस्तु मतलब पोर्नोग्राफी से संबंधित है, कोई अश्लील सामग्री है को बेचने, प्रकाशित करने, किराए पर देने या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने को प्रतिबंधित करती है। इसके तहत पहली बार अपराध करने पर 2 साल की सज़ा, 5,000 का जुर्माना तथा 2 बार अगर यही करेंगे तो फिर क्या 5 साल की सज़ा हो जाएगी, फिर 10,000 का जुर्माना हो जाएगा। ठीक है, अश्लील सामग्री बेचने से संबंधित है धारा 294। अच्छा, 200 इसी का जो है धारा 295 क्या है, ये बच्चों के लिए अश्लील सामग्री से संबंधित 18 साल से कोई कम का उम्र का बालक बालिका है, ठीक है, तो उनके लिए अश्लील सामग्री अगर कोई बेचता है तो वह दंड कर देती है। 296 क्या है, 296 में क्या है, सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कृत्य गानों से संबंधित है। भीड़ भाड़ वाले इलाके, सार्वजनिक इलाके हैं, सभी लोग रहते हैं, तो वहाँ पे क्या अश्लील कृत्य किया जा रहा है कोई, या गाने गाए जा रहे हैं। यह धारा किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें करने या अश्लील गीत या शब्द बोलने से रोकती है जिससे दूसरों को परेशानी हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों देख लीजिए। धारा 297 अनाधिकृत लॉटरी के संचालन और उससे संबंधित विज्ञापनों को प्रतिबंधित करती है। ये धारा आईपीसी हटा देते हैं। यह मुख्य रूप से सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, धोखाधड़ी वाली लॉटरी योजनाओं से जनता को बचाने के लिए बनाई गई है। दृष्टांत देख लेते हैं। उदाहरण एक है, जैसे कार्यालय का उदाहरण, रमेश ने अपने घर के निचले हिस्से में सरकार से बिना अनुमति लिए एक निजी लॉटरी ड्रॉ की दुकान खोली। रमेश बीएनएस 297 खंड 1 के तहत दोषी और उसे 6 महीने की जेल हो सकती है। उदाहरण 2 देख लेते हैं, विज्ञापन से संबंधित है। सुरेश ने अपने सोशल मीडिया के पेज पर एक अनाधिकृत लॉटरी का पोस्टर डाला कि 50 रुपये का टिकट खरीदा और 1 लाख रुपये जीते हैं और उसमें लॉटरी का स्थायी फ़ोन नंबर दिया। सुरेश बीएनएस 297(2) के तहत दोषी और उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। धारा 300 धार्मिक सभा में बाधा डालने या शांति पैदा करने से संबंधित है। यह कानूनी धार्मिक स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण पूजा के अधिकार की रक्षा करता है। दृष्टांत देख लेते हैं। दृष्टांत नंबर 1 है, पूजा प्रार्थना में बाधा। राहुल एक मंदिर में सुबह की आरती के दौरान प्रवेश करता है और जोर जोर से अपने पोर्टेबल स्पीकर पर संगीत बजाना शुरू कर देता है। इस शोर के कारण भक्त पूजा और अनुष्ठान जारी नहीं रख पाते हैं। भक्त क्या है, पूजा और अनुष्ठान जारी नहीं रख पाते हैं। राहुल की यह कार्रवाई धारा 300 के तहत धार्मिक पूजा में बाधा डालने का अपराध है। दूसरा देख लेते हैं, धार्मिक जुलूस में बाधा। गांव में कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त धार्मिक शोभा यात्रा जुलूस निकल रही है। कुछ लोग जानबूझकर उस जुलूस के सामने चिल्लाने लगते हैं, पत्थर फेंकते हैं, बाधा डालते हैं ताकि जुलूस रुक जाए। वे लोग बीएनएस 300 के तहत दोषी हों। नंबर 3 है, इसी का इलस्ट्रेशन है, शादी संस्कार में व्यवधान डालना। एक चर्च या मस्जिद में विवाह समारोह चल रहा है। एक बाहरी व्यक्ति वहाँ आकर शोर शराबा करता है और समारोह की कार्रवाई को बाधित करता है। धारा 300 का उल्लंघन है। अब देखते हैं धारा 301। धारा 301 है, समाधि स्थलों या धार्मिक स्थानों पर अतिक्रमण से संबंधित। यह धारा 1 साल तक की कैद या जुर्माने का प्रावधान करती है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर सबका अपमान, कब्रिस्तान या पूजा स्थल पर अनाधिकृत प्रवेश या अंतिम संस्कार में बाधा डालता है तो ठीक है। 303 है, चोरी को परिभाषित करती है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य की चल संपत्ति को उसकी सहमति के बिना बेईमानी से लेने के इरादे से हटाता है तो वह चोरी का दोषी है। 3 साल तक की सजा, जुर्माना दोनों है। सामान्य चोरी के अंतर्गत देख लीजिए उसका उदाहरण, अपनी अनुमति के बिना बाकी घर से अंगूठी हटाता है ताकि वह उसे रख सके। यहाँ ये क्या करता है, चोरी करता है। अब भूमि से जुड़ी संपत्ति का देख लीजिए उदाहरण, यदि आने बाकी सहमति के बिना उसके बगीचे से एक पेड़ काट दिया तो जैसे ही पेड़ जमीन से अलग हुआ चोरी बन गया। जानवर की चोरी, एक जानवर जैसे गाय को बाकी कब्जे से हटाकर अपने घर ले जाता तो यह क्या है, चोरी है। धारा 304 देख लेते हैं। 304 में छीना झपटी को एक विशिष्ट अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति चोरी करने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से चल संपत्ति को अचानक, तेजी से, बलपूर्वक झपटता है तो धारा 304 के तहत 3 साल की जेल और जुर्माने से दंडनीय है।
305 क्या है, विशेष स्थानों जैसे घर, वाहन या पूजा स्थल में चोरी से संबंधित है। यह धारा घर में रहने वालों की सुरक्षा, यात्रा कर रहे यात्रियों या सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इसमें चोरी करने पर 7 साल की सजा, जुर्माने का प्रावधान है। 306 क्या कहती है, 306 नियोक्ता या मालिक के भरोसे का फायदा उठाकर किसी क्लर्क या नौकर द्वारा की गई चोरी से संबंधित है। इसके तहत मालिक के कब्जे वाली संपत्ति की चोरी करने पर 7 साल तक की सजा, जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। धारा 307 है, चोरी करने के लिए मृत्यु, चोट या अवरोध पैदा करने की तैयारी करने के बाद चोरी करने से संबंधित एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए 10 साल तक का कठोर कारावास और जुर्माना दोनों है हो सकते हैं। धारा 308 है, जबरन वसूली, एक्सटॉर्शन को परिभाषित करती है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति, मानहानि या संपत्ति के नुकसान का डर दिखाकर बेईमानी से पैसा, संपत्ति या हस्ताक्षरित दस्तावेज जबरदस्ती हासिल करना है। 309 है लूट। लूट या रॉबरी से संबंधित है, बताती है कि जब चोरी या जबरन वसूली यानी एक्सटॉर्शन में हिंसा हो, तत्काल मौत या चोट का डर शामिल हो तो वह लूट बन जाती है। ठीक है, कोई चोरी है या कोई एक्सटॉर्शन है, जब उसमें मौत का डर दिखाकर तत्काल मौत या चोट का डर शामिल हो तो वो क्या है, लूट बन जाती है। इसमें कठोर कारावास 10 से 14 वर्ष तक और जुर्माने का प्रावधान है। 310 में डकैती, डकैती को परिभाषित करती है और दंडित करती है। यह अपराध तब होता है जब 5 या अधिक व्यक्ति मिलकर चोरी या जबरन वसूली करते हैं या करने का प्रयास करते हैं। यह एक संज्ञेय और गैर जमानती ऑफेंस है। धारा 314 संपत्ति का बेईमानी से गबन से संबंधित है। यह धारा उन मामलों को कवर करती है जहाँ कोई व्यक्ति किसी दूसरे की चल संपत्ति को गलत तरीके से उपयोग में लाता है। धारा 316 आपराधिक विश्वासघात, न्यासभंग से संबंधित है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यदि कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति या किसी व्यक्ति की संपत्ति या पैसे ट्रस्ट में लेता है या न्यास में लेता है, ट्रस्ट को ही न्यास कहते हैं, और बेईमानी से उसे खुद इस्तेमाल कर लेता है या उसे वापस करने से मना कर देता है, तो वह इस धारा के तहत दोषी होगा। यह संज्ञेय और एक गैर जमानती अपराध है। 317 चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने या रखने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति है जानते हुए कि संपत्ति चोरी, डकैती, जबरन वसूली, धोखाधड़ी या आपराधिक दुरुपयोग के माध्यम से हासिल की गई है, उसे बेईमानी से अपने पास रखता है तो उसे 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 318 है धोखाधड़ी, छल या चीटिंग। 318 किससे संबंधित है, छल से या धोखाधड़ी से या चीटिंग से। यह कानून बेईमानी से किसी को संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करने या जानबूझकर गलत जानकारी देकर संपत्ति हड़पने पर 3 से 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है, मामले की गंभीरता के अनुसार। दृष्टांत है एक, देख लेते हैं। आ झूठ बोलता है कि वह एक सरकारी अधिकारी को इस तरह बा को उधार सामान देने के लिए प्रेरित करता है, जबकि आ को उसे भुगतान करने का कोई इरादा नहीं है। या आने धारा 318 के तहत धोखाधड़ी की है, छल किया है। उदाहरण हो जाएगा नंबर दूसरा, उदाहरण खा है, आ एक पुराने फोन पर नकली स्टिकर लगाकर उसे नया बताकर बेचता है, यह जानते हुए कि नकली है, धोखाधड़ी, छल है। उदाहरण ग, एक बिल्डर ग्राहक को नकली कागजात दिखाकर किसी अन्य की ज़मीन पर फ्लैट बुक करता और पैसे ले लेता है। धारा 318 और 319 के तहत गंभीर धोखाधड़ी है। अब हो जाएगा आपका धारा 319 का धारा 319 देखते हैं, प्रतिरूपण द्वारा छल, चीटिंग बाई पर्सोनेशन से संबंधित है। किसी व्यक्ति की पहचान बदलकर धोखाधड़ी करने का अपराध है। ठीक है, नेक्स्ट धारा 319 दृष्टांत, इसके दृष्टांत देख लेते हैं। धारा 319 जो है प्रतिरूपण द्वारा छल है, इसके दृष्टांत देखेंगे। नंबर देखिए, उदाहरण 1 है का देख लेते हैं पहले। आ एक अमीर बैंकर का रूप धारण करता है जिसका नाम आ के समान है। इस झूठी पहचान का उपयोग करके वह दूसरों को धोखा देता है या अप्रतिरूपण द्वारा छल करता है। अब खा देखेंगे का, एक मृत व्यक्ति खा होने का नाटक करता है ताकि खा की संपत्ति या प्रतिष्ठा का लाभ उठा सके। यह क्या है, प्रतिरूपण द्वारा छल है। इसमें सजा का प्रावधान है, सजा होगी 319 खंड 2 के तहत सजा है। जो कोई प्रतिरूपण द्वारा छल करता है उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 5 वर्ष तक की हो सकती है। जुर्माना या दोनों हो जाएंगे, दोनों से होगा। ठीक है, 324 में रिष्टी, मिसचीफ से संबंधित है। रिष्टी क्या होती है, रिष्टी होती है शरारत, रिष्टी होती है शरारत। रिष्टी से संबंधित है, मिसचीफ से संबंधित है, जो किसी व्यक्ति या जनता को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के इरादे से संपत्ति को नष्ट या नुकसान पहुंचाने, उपद्रव, शरारत को परिभाषित करती है। इसमें नुकसान की गंभीरता के आधार पर 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। दृष्टांत देखेंगे। ए जानबूझकर
जानबूझकर बा को गलत हानि पहुंचाने के लिए बा की कीमती किताब को पानी में डुबो देता है। आने क्या किया है, धारा 324 के तहत रजिस्ट्री की है, शरारत की है। दूसरा देखेंगे उदाहरण, अपने पड़ोसी के घर की बिजली के तार काट देता है जिससे महत्वपूर्ण कार्यक्रम बाधित हो जाता है। यह भी संपत्ति को नुकसान और असुविधा के कारण 324 के अंतर्गत आता है। क्या है, जमानती है? हाँ, आमतौर पर रजिस्ट्री का अपराध जमानती होता है, अवेलेबल होता है और एक किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। 325 है, पशुओं के प्रति क्रूरता और शरारत से संबंधित है, शरारत से संबंधित। ठीक है, पशुओं के प्रति कोई क्रूरता करेगा, शरारत करेगा, उससे संबंधित है 325। नेक्स्ट है 326, रजिस्ट्री या शरारत द्वारा क्षति से संबंधित है, विशेषकर पानी की आपूर्ति, सड़कों या आग विस्फोटक द्वारा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामलों में यह एक संज्ञेय और गंभीर अपराध है। देखिए दृष्टांत देखेंगे, पानी की आपूर्ति में कमी, जानबूझकर गांव की मुख्य नहर के पानी को दूसरी दिशा में मोड़ देता है जिससे किसानों के खेतों की सिंचाई रुक जाती है। ठीक है, तो यह अपराध होगा। सड़क को असुरक्षित करना, व एक सार्वजनिक पुल के लोहे के बीम को काटकर बेच देता है जिससे पुल कमजोर हो जाता है, उस पर यात्रा असुरक्षित हो जाती है। नंबर 3 देखेंगे उदाहरण, आग से नुकसान, सरंजिश के कारण दाके खलिहान में आग लगा देता है जिससे फसल क्या है, जल जाती है। धारा 329 देखेंगे, आपराधिक अत्याचार या प्रवेश, क्रिमिनल ट्रेसपास और गृह अत्याचार या हाउस ट्रेसपास से संबंधित है, जो किसी के कब्जे वाली संपत्ति में बिना अनुमति, अपराध, अपमान या धमकी के इरादे से प्रवेश करने या रहने को दंडनीय बनाती है। इसमें 3 महीने तक की कैद और 5,000 तक का जुर्माना हो सकता है। 330 है, गृह अत्याचार और गृह वेदन। ठीक है, इससे संबंधित है, या किसी के निवास तंबू या बूथ में अवैध रूप से छिपकर प्रवेश करने या जबरन ताला दीवार तोड़कर प्रवेश करने को अपराध मानती है। इसका उद्देश्य कोई अपराध करना या डराना होता है। इसके 6 मुख्य तरीके होते हैं गृह वेदन के। नंबर 1 होता है नया मार्ग बनाना, दीवार में छेद करने या छत फाड़कर अंदर आना। नंबर 2 है अप्राकृतिक मार्ग का उपयोग, खिड़की से या ऐसी जगह से आना जो प्रवेश के लिए नहीं बनी, ताला तोड़कर या खोलकर, बंद दरवाज़ा या ताला तोड़कर प्रवेश करना। आपराधिक बल, किसी व्यक्ति पर हमला करके या धमकी देकर घुसना। बंद मार्ग से प्रवेश, ऐसे रास्ते से आना जिसे घर के मालिक ने बंद किया था। ताला खोलकर बाहर निकालना, अंदर आने के बाद बंद ताला खोलकर बाहर जाना। धारा 331 है, प्रच्छन्न गृह अत्याचार, लर्किंग, हाउस ट्रेसपास या गृह वेदन, हाउस ब्रेकिंग के दंड के लिए दंड निर्धारित करती है। यह धारा घर में जबरन या छिपकर घुसने, विशेषकर रात में, और चोरी या अपराध करने पर कड़ी सजा 2 से 14 वर्ष तक का प्रावधान करती है। दृष्टांत देख लेते हैं उदाहरण गृह वेदन का। रमेश रात में श्याम के घर की खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है ताकि वह वहां से टीवी चुरा सके। रमेश पर धारा 331 खंड 4 के तहत 14 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उदाहरण नंबर 2 देखेंगे, प्रच्छन्न गृह अत्याचार, लर्किंग, हाउस ट्रेसपास। एक व्यक्ति रात में पड़ोसी के घर में बिना बताए घुसता है, वहाँ के स्टोर रूम में छिप जाता है ताकि बाद में सामान चुरा सके। 331 के तहत अपराध है। 332 है, किसी अन्य अपराध को अंजाम देने के उद्देश्य से घर में जबरन घुसने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति अपराध जैसे चोरी, हत्या या मारपीट करने के लिए किसी के घर में घुसता है तो उसे अपराध की गंभीरता के आधार पर 2 से लेकर 10 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। 335 है, मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रचना है, जालसाजी, फॉर्जरी का आधार बनती है। दृष्टांत है जैसे कि हस्ताक्षर की नकल कर लेना। आप बिना बाकी अनुमति के बाकी नाम का एक पत्र लिखता है जिसमें कहा गया है कि आप बहुत अच्छा काम करता है। इस पत्र का उपयोग साकी नौकरी पाने के लिए करता है, तो आने झूठा दस्तावेज बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नंबर 2 देख लेते हैं, इसी का एग्जाम्पल है। किसी सरकारी अधिकारी की तरह दिखने वाला नकली ईमेल बनाता है और भेजता है जिससे यह लगे कि उस अधिकारी ने अधिकृत किया। यह धारा 335 के तहत अपराध है। पट्टा का दुरुपयोग नंबर 3, बाकी संपत्ति जब्त होने वाली जो एग्जाम्पल है। ठीक है, वह जानबूझकर सर के साथ मिलकर एक पुराना पट्टा या लीज तैयार करता है और उस पर तारीख 6 महीने पुरानी डालता है ताकि संपत्ति को जब्त होने से बचाया जा सके। हालांकि हस्ताक्षर बाकी ही है लेकिन तारीख पीछे करके उसने झूठा दस्तावेज बनाया है या रचा है। 336 है, कूट रचना से संबंधित, फॉर्जरी से संबंधित। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाना, संपत्ति हड़पने, धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से जाली दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, PDF, व्हाट्सएप चैट बनाता है तो वह अपराध करता है। 337 है, अदालती अभिलेखों, सार्वजनिक रजिस्टरों या सरकारी पहचान दस्तावेजों जैसे कि आधार, मतदाता ID के साथ जालसाजी से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति कपटपूर्ण तरीके से ऐसे दस्तावेज बनाता है या बदलता है तो उसे 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। यह गंभीर अपराध है।
345 है मिथ्या संपत्ति चिन्ह, यूजिंग ए फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क से संबंधित है। यह धारा किसी चल संपत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व का झूठा दावा करने या ऐसा दर्शाने के लिए निशान लगाने को अपराध बनाती है। इसके तहत धोखाधड़ी के इरादे से उपयोग किए गए मिथ्या संपत्ति चिन्ह के लिए 1 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों का दंड मिल सकता है। धारा 351 है आपराधिक धमकी, आपराधिक वित्रास, क्रिमिनल इंटिमिडेशन से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति किसी को उसकी संपत्ति, प्रतिष्ठा या शरीर को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है ताकि उसे डराया जा सके या कोई गैर कानूनी काम करवाया जा सके तो 351 बीएनएस के तहत ये क्या है, दंडनीय अपराध है। 352 है शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति किसी को उकसाने के लिए गाली गलौज, गलत इशारे या अपमानजनक व्यवहार करता है ताकि सामने वाला गुस्सा होकर लड़ाई अपराध करे तो यह क्या अपराध है, ठीक है। तो यह अपराध है और ये जमानती है, ठीक है, नॉन कॉन्जेबल है और समझौता योग्य अपराध है जिसमें 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 353 है लोक उपद्रव, लोक रिष्टिकारक वक्तव्य फैलाने वाले बयानों, अफवाहों या झूठी सूचनाओं के प्रसार से संबंधित है। यह धारा किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक शांति भंग करने, समुदायों में द्वेष फैलाने या सेना को कर्तव्य से भटकाने वाली सामग्री इलेक्ट्रॉनिक सहित प्रकाशित करने पर 3 साल तक की कैद, जुर्माने या दोनों का दंड देती है। 354 है यह उन कार्यों से संबंधित जहां किसी व्यक्ति को दैवीय अप्रसन्नता, डिवाइन डिस्प्लेजर या ईश्वर के प्रकोप का डर दिखाकर कोई काम करने या ना करने के लिए मजबूर किया जाता है। धारा 355 है सार्वजनिक स्थानों पर नशे में धुत होकर उपद्रव करने, गाली गलौज करने या असुविधा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान कर दिया। इसके तहत दोषी को 24 घंटे तक की सादा कैद है, 1000 रुपये जुर्माने या दोनों या सामुदायिक सेवा की सजा मिल सकती है। धारा 356 है आपराधिक मानहानि, डेफामेशन। यदि कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, संकेतों या दृश्यों जैसे मीम्स, तस्वीरों के माध्यम से किसी की प्रतिष्ठा को जानबूझकर ठेस पहुंचाता है या बदनाम करता है, मानहानि का दोष है। मानहानि के तत्व होते हैं 10। अभी आपका वीडियो हो गया फिनिश, अब शायद कुछ नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपको जब एग्ज़ाम होगा उसका एनालिसिस कराएंगे पेपर का, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा LLB सेकंड सेमेस्टर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एग्ज़ाम जब होगा उसके पेपर एनालिसिस में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।